हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी के सामने सीटेट की ईवीएस चल रही है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विद क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। और ये सारे जो प्रश्न मैं डिस्कस करती हूँ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। पार्ट 4 आप सभी के सामने आ चुका है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, इससे क्या है फ्रेंड्स, जो नोट्स हैं आपके, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। पहाड़ों की चढ़ाई करने में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, ये भी एक जिम्मेदारी है। जो चल ना पाए उन्हें हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रुप के किसी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा काटने को तैयार रहना। नेक्स्ट है आपका बछेंद्री पाल। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं और विश्व की 5वीं महिला। 8850 मीटर ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अब इसका जो ऊंचाई है वो बदलती रहती है एनसीईआरटी के हिसाब से। नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। नेक्स्ट आपका चैप्टर है बोलती इमारतें। गोलकुंडा किले की बाहरी दीवारों में 87 बुर्ज हैं। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक यहाँ शासन किया। 1200 ईस्वी में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। इस किले में बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिनमें हर समय पानी चलता रहता था। कहाँ है? पूर्व पश्चिम। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। यहाँ होता है उत्तर, पूर्व, पश्चिम और ये दक्षिण दिशा होती हैं। ये 4 दिशा के बारे में भी दिया गया है। गोलकुंडा के किले पर तोपों का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। कांसा कौन सी धातु से मिलकर बनता है? तांबे और टिन से मिलकर बनता है। गोलकुंडा के किले में स्थित फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलें तो राजा के महल में सुनाई देता है। मल्लापुर जो जिला है वो आपका केरल में है। अब हम देखेंगे सुनीता अंतरिक्ष में पाठ है। सुनीता ने अंतरिक्ष के बारे में बताया कि हम एक जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते और अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। ये ऐसा सुनीता ने बताया। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह साफ करते हैं। वहाँ खाना भी बड़े अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा ही खड़े रहते हैं। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करने के लिए खुद को बेल्ट से बांधना पड़ता है। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार से बांधकर रखो। सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण कोई भी वस्तु हवा में नहीं उड़ती और पानी के बुलबुले हवा में नहीं उड़ते। सुनीता 5 साल की थीं तब उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। सुनीता ने आगे की पढ़ाई की और आगे चलकर वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली
महिला बनी। अब हम जानेंगे कांसे यानी कि ब्रोंज के बारे में। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रोंज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। कांसे को तांबा और टिन से पिघलाकर बनाया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है तथा इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती हैं। कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। टूटता तारा उल्का। उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। अब है आपका पाठ 12। खत्म हो जाएं तो। अडालज की बावड़ी अहमदाबाद में लगभग 18 किलोमीटर दूर है। ज़मीन के अंदर तेल कहाँ पर है, इसका अंदाज़ा वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीन से लगाते हैं। निकाला गया कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें मिली जो अशुद्धियों को साफ करने के लिए रिफाइनरी भेजा जाता है। इसी तेल से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन मिलता है। एलपीजी खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने में भी तेल का इस्तेमाल होता है। घर में चूल्हा कैसे जले। दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती हैं। दिन में कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने में चले जाते हैं और दुर्गा को कई महीने से खांसी आ रही है क्योंकि सीली हुई लकड़ियां जलाने में धुआं होता है। जो सीली हुई लकड़ियां होती हैं जलाने में धुआं होता है। पार्ट 13 है आपका बसेरा ऊंचाई पर। लेह सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ पर दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान है। झूले झूले का मतलब क्या है? स्वागत स्वागत। घर के बारे में है। 2 मंजिलें पत्थरों का काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने की पुताई की गई। अंदर से घर छप्पर जैसा, हर जगह घास फूस पड़ी थी। लकड़ी की सीढ़ियाँ, नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए गए। चांगथांग इलाका लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका और पथरीला लद्दाख का हिस्सा है। चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। ये लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। अधिकांश लद्दाख क्षेत्र में हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि मिलती है। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। जितनी भेड़ बकरियां होंगी उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर होता है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। ये लोग अपना पूरा सामान और घर, घोड़ों तथा याक पर लेकर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेटकर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना होता है वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ देते हैं और इनका घर तैयार हो जाता है। ये लोग अपने टेंटों को रेवो कहते हैं और याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। यह बहुत मजबूत होती है और गर्म भी। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। दुनिया में मशहूर है पश्मीना। माना जाता है एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म होती है लेकिन मोटी बिल्कुल भी नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यह सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। यह बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को
मशीनों से नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई करने के लिए खास बुनकर होते हैं। एक बुनकर लगभग 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक पश्मीना शॉल तैयार होती है। रेबो टेंटो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए एक जगह बनी होती है जिसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारों को पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाते हैं। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं और ठीक से वापस लाना वहाँ की औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। अब हम देखेंगे श्रीनगर के घर, हाउस बोट। श्रीनगर में हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और 20 से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर जो तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिज़ाइन ख़त्म बंद है जो जिग्सा पजल और जैसी दिखती है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। यह घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। यहाँ के घरों की खासियत है कि ये जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब के बने होते हैं। बकरवाल जनजाति, तो जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में रहने वाले ये लोग बुनियादी तौर पर गुर्जर समाज के एक बड़े रसूखदार लोग होते हैं। उनको यह नाम कश्मीरी बोलने वाले विद्वानों ने दिया। मुख्य काम इनका भेड़ बकरी चराना है और भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इनकी संख्या अच्छी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल की जो कुल आबादी लगभग 12 लाख है। अब हम देखेंगे जब धरती कांपी। भूकंप आने पर क्या करें? घर से बाहर खुले में निकल जाओ और अगर घर से बाहर ना निकल पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छिप जाओ। उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसलकर तुमसे दूर न जाए और कंपन रुक जाने का इंतज़ार करें। अहमदाबाद में जनवरी 2001 में भूकंप भुज शहर में आया था और रिएक्टर पैमाना जो होता है वो भूकंप की तरंग जो होती हैं उनकी तीव्रता का गणितीय एक पैमाना है और भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट आपका चैप्टर है उसी से ठंडा उसी से गर्म, कौन करेगा यह काम? ये भी एक चैप्टर का नाम है। और महात्मा गांधी जी के करीब के साथी महादेव देसाई का बेटा नारायण भाई देसाई। साबरमती आश्रम गुजरात में है। हमारे देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ और संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ। गांधी जी का पसंदीदा जो भजन है गुजराती भाषा में लिखित है, वैष्णव जन तो तेड़े कहिए जे पीड़ पराई जाड़े रे, पर दुखे अपमान सहेजे। ठीक है, ये 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ और पूरा नाम है इनका मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। इनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। प्रमुख इनकी पुस्तकें हैं हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया आदि इनकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है फांदली दीवार। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। जाएं तो जाएं कहाँ? बांध। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी करना ही बांध है। परेशानियां क्या आती हैं? आसपास के गांव डूब जाते हैं। लोगों को अपने पुरखों की ज़मीन छोड़नी पड़ती है। पार्ट 19 है आपका किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां डाली जाती हैं। गुजरात में जब फसल तैयार होती है, जब गुजरात में नई फसल तैयार होती है तो लोग उत्सव मनाते हैं और सर्दियों में खेत में ही ताज़े सब्जियों, मसालों
के साथ मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटकों को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को उधायु कहते हैं। गुजराती में उधायु जो है उसका मतलब होता है उल्टा। उधायु का साथ लोग बाजरे की रोटियां, दूध का मक्खन, दही और छाछ खाना पसंद करते हैं। लोग थोड़ी बहुत कपास उगाकर सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करगों पर कर लेते हैं। पाठ बी से आपका किसके जंगल। कुड़ुक भाषा झारखंड में बोली जाती है। सूर्यमणि और पत्रकार जो है दीदी से मिलकर जो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगे। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तोरांग केंद्र में कुड़ुक समाज और आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा जाता है। इसमें गाने बजाने की चीज़ें और तरह तरह के ढोल भी हैं। जंगल जो अधिकार अधिनियम है आपका, जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। मिजोरम में खेती प्रचलित झूम खेती है। वहाँ पर 1 टन बीज जितनी ज़मीन में बोया जाता है उसे 1 टन ज़मीन कहते हैं। मिजोरम के आसपास कौन से राज्य हैं? त्रिपुरा, मणिपुर और असम। झूम खेती के बारे में अगर बात करें तो झूम खेती में खेती करने का तरीका एकदम अलग है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल आराम करने देते हैं। इस जगह को बांस या जंगल उगाते हैं इस जगह पर, और उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। और ये राख जो है ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जो है जब ज़मीन को जलाते हुए आसपास के जो पेड़ ना जलें, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी मिट्टी उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं। बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की ही होती है। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना और पीट तोड़ मेहनत का काम होता है बहुत। सड़कें तो हैं, फसल लानी पड़ती है जिसमें कई हफ्ते लग जाते हैं। फसलें पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। साथ साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी होती है, आमने सामने बैठते हैं और ढोल की ताल पर डांडियों की ज़मीन पर पीटते हैं। डंडी जो होती है उस ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। पाठ 21 है आपका, किसकी झलक किसकी छाप। माँ बाप को पोलियो है तो ऐसा आवश्यक नहीं कि बच्चे में भी पोलियो होगा। मटर के प्रयोग। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन विश्वविद्यालय की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। उन्होंने किसान के प्रयोग जो है उन्होंने क्या करा, जो विज्ञान होता था उसका प्रयोग करना नहीं छोड़ा और 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किया। ढेरों आंकड़े आए उनके और उनको इकट्ठे किया। एक नई बात खोज निकाली, ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ नहीं आई। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए, जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था। मेंडल ने मटर के पौधे में पाया कि मटर के पौधे में कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा पाना, ठीक है, और पौधे में तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले जो खुरदरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो चिकने होंगे या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या जो पीले होते हैं या हरे होते हैं, पीला और हरा गुण जो होता है मिलकर
कोई नए रंग के बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने तो ये भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के जो पौधे में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके इम्पॉर्टेंट नोट्स ईवीएस के। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। सारे नोट्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और हमारे 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपकी ईवीएस ना रहे। ईवीएस से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी पीडीएफ से बनेंगे। और चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।